अरे ये भी मान लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा हो रहा है, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा हो रहा है, ये भी एक फैक्टर जोड़ लीजिए। शोभना जी, मैंने यही बात ओपिनियन पोल के वक्त हम जब चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर शहजाद भाई थे, तब भी मैंने यही बात कही थी कि हमने कुछ बातें जो है हम क्या करेंगे वो दिखाया, और हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। ओपीएस हो या फिर किसानों का कर्जा माफी का हो या फिर गोबर खरीदने का हो, जिससे गायों का पालन में जो है। अच्छा ये बताइए ना, ये बजरंग दल वाला मुद्दा जो आपको लग रहा है कि बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, ये और स्टेट्स में भी आने वाला है क्या? चुनाव तो अब चुनावी साल चल रहा है। नहीं शोभना जी, एक बात है। नहीं शोभना जी, एक बात बताइए मुझे। आज प्रदीप कुरुलकर नाम के एक व्यक्ति जो 4 पीढ़ियों से आरएसएस के साथ मिले हुए हैं, इसके पहले अभय पुंडलिक भी एक अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में थे, ध्रुव सक्सेना भी हमने देखे हैं। इन लोगों को छोड़ दे, कोई आतंकवाद का और देशद्रोह का कोई धर्म नहीं, कोई रंग नहीं होता है, तो जो ये काम करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और सबसे अहम बात, लोगों ने बजरंग दलियों को पहचान लिया और बजरंगियों के साथ गए हैं। इन्होंने बजरंग बली का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, भगवान का अपमान किया, बार बार करते हैं, तो इसके खिलाफ लोग समझ गए हैं। आपके पास देखिए अब आंकड़े का वक्त है और दर्शक इंतजार कर रहे हैं। फाइनल आंकड़ा जो टोटल आंकड़ा है दीपक, वो तो हमने पहुंचा दिया है अपने दर्शकों तक। और अब मुझे लगता है कि क्योंकि हमने कर्नाटक को 6 रीजन्स में बांटा है और हर रीजन में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले स्थानीय मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए रीजन वाइज आंकड़े भी बेहद अहम हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 26 सीट वाले सेंट्रल कर्नाटक का हाल। आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस पार्टी को कितने % वोट मिला है। जी न्यूज और मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी को 41% वोट मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 2.5% का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में 43.3% वोट मिला था, कांग्रेस को यहाँ 40% मिल रहा है। 6.5% का सीधा फायदा कांग्रेस को इस रीजन में हो रहा है। 34.2% मिला था 2018 में। 16.6 जो है वो जेडीएस को 2018 में मिला था। जेडीएस को भी यहाँ पर 2 से 2.5% का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को भी यहाँ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.9% मिला था, 5 मिला है। यानी दीपक, अगर बड़ी तस्वीर की हम बात करें तो कुल मिलाकर कांग्रेस का ही गेन है, इस रीजन में सबको नुकसान हुआ है। जी हाँ, और सेंट्रल कर्नाटका 26 सीटों के साथ है, तो 10% से ज्यादा जो है अहमियत ये यहाँ पर रखता है। मेरे ख्याल से हमको अब आगे चलना चाहिए। बिल्कुल, और सेंट्रल 20%, सॉरी गलत बोल रहा हूं। हाँ, सेंट्रल कर्नाटक में सीटों की अगर हम बात करें तो जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक यहाँ की कुल 26 सीटों में से बीजेपी को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुत बड़ा नुकसान। 2018 में 21 सीटें मिली थी इस रीजन से। कांग्रेस को 12 से 15 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 2018 में 5 सीटें मिली थी। अंदाजा लगाइए, यहाँ पर सीधे 8 से 10 सीटों का फायदा कांग्रेस को हो रहा है। जहां तक जेडीएस की बात करें, उसे 1 से 2 सीट मिल रही है। खाता भी नहीं खोला था 2018 में जेडीएस ने सेंट्रल कर्नाटक से, वहां पर सीधा फायदा अब कांग्रेस को सीटों के रूप में दिखाई दे रहा है। 5 से सीधे 12 से 15 की छलांग और बीजेपी की 21 से सीधे 11 से 14 पर गिरना। दीपक, मनोज जी, क्या कारण दिखाई दे रहा है इसके पीछे? मैंने बताया, हम लोग शुरू से ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो वहाँ की सरकार थी, कार्य तो किया उसने ने। अब लोगों के बीच में बात कीजिएगा, डेवलपमेंट का बहुत ये इशू था, लोग उसको तारीफ भी करते थे, साथ साथ एयरपोर्ट था, बहुत सारे उनके काम थे जिनको लोगों ने जुड़वाते थे। लेकिन जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में जितने भी मतदाता हैं उनके आत्मा में जो जातियां बसती हैं, और आपको बता दें कि कर्नाटका में अभी तक का ये ट्रेंड रहा है कि जातियां अपनी पार्टियां मान के चलते हैं और उसी के आधार पर वोट करते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो आपका डेवलपमेंट अलग हो जाता है, आपके इशूज अलग हो जाते हैं, आपके मैनिफेस्टो अलग हो जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जातियां चलती हैं? मैं समझना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सबसे सॉलिड जातियों का कॉम्बिनेशन अगर किसी के पास था तो वो सपा बसपा के पास था, लेकिन क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने। देखिए क्या है कि एक प्रयोग वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी करना शुरू किया है। लिंगायत नेता को साइड किया और विदाउट लिंगायत नेता को लेकर वो कर रहे हैं। उनको विश्वास था कि हमने उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को दरकिनार करके हमने सरकार लाया। लेकिन एक यहाँ पे मुख्यमंत्री, मजबूत मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में, और उन्होंने क्या किया कि ये सारे समीकरणों को अपने कार्यों से प्रभावित किया। वहाँ कर्नाटका में जस्ट कहिए कि चेंजेस था, उल्टा था कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, अनपॉपुलर मुख्यमंत्री थे, कार्य करते हुए भी लोगों के बीच में अपनी
प्रतिष्ठा को नहीं बना पाए, उनको ये हमेशा डर सताया रहा था और ये हमेशा वो थे कंफ्यूजन में कि क्या पता मेरी कल की कुर्सी है कि नहीं। जब तक नेता को ये भरोसा नहीं होगा कि मेरा कुर्सी बचा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग अपना निर्णय लेगा, राज्य हित में लेगा, पब्लिक हित में लेगा, और जब उसको ये डर रहेगा तो वो क्या करेगा, कोई जाति हित में लेगा और सर इशू पे लेता रहेगा। मुझे लगता है अगले रीजन का रुख करना चाहिए, और अगला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दीपक, और वो अगला रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने देखा कि सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब तटीय कर्नाटक की बारी आ गई और तटीय कर्नाटक बीजेपी का गढ़ रहा है। लिंगायत कम्युनिटी यहां पर बहुत बड़ी संख्या में है। जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे के मुताबिक तटीय कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 49% है। यहां पर भी 51.5 2018 में था, यानी कुल मिलाकर 1.5 से 1.25% का यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को यहां से 43% वोट मिल रहा है। कांग्रेस के में बढ़ोतरी है वो 1.5% की, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को यहां से 39.6% वोट मिला था। अगर मैं जेडीएस की बात करूं तो जेडीएस को 5% मिल रहा है, जेडीएस को भी यहां नुकसान हो रहा है 0.6% का। अदर्स को 3% मिल रहा है, यहां अदर्स को भी नुकसान हो रहा है 0.4 का। यानी इस रीजन में भी कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस को बड़ा फायदा हो रहा है, बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं है, 1 से 1.5% का है। सीटों में देख लेते हैं, अगर इसी आंकड़े को, इसी वोट परसेंटेज को जब हम सीटों में परिवर्तित कर रहे हैं तो तटीय कर्नाटक से क्या स्थिति निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मुझे अभी जो मेरा ड्रोन आंकड़े लेकर आ रहा है वो आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इस समय 13 से 16 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2018 में ये सीटें 18 थी, यानी अगर मैं 13 लूं तो लगभग 5 सीट का नुकसान और 16 लूं तो लगभग 2 सीट का नुकसान। कांग्रेस को 5 से 8 सीटें यहां पर मिल रही हैं। 2018 में यहां 3 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस यहां पर गेन है। मिनिमम 5 लेती है तो भी 2 सीट का, और 8 लेती है तो 5 सीट का। 0 जेडीएस 2018 में खाता खोला ना, आप खोल रहे हैं, अदर्स के खाते में भी 0। दीपक, ये स्थिति है तटीय कर्नाटक की। तटीय कर्नाटक, मनोज जी क्या बड़ा फैक्टर? मैंने बताया कि सारे फैक्टर आप चाहे आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, देखिए क्या कि यहाँ पे 6 रीजन है, 6 रीजन में बटा हुआ है बंगलोर, और 2 रीजन को छोड़कर अभी हम लोगों ने 2 रीजन का जो डिस्कशन किया है, ये 2 जगहों पे ही कम उनका वोट परसेंट है। जैसे आप जाएंगे नीचे वाले रीजन पे तो आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज का वहाँ पे ज़्यादा लॉसेज किया है, और 3 रीजन जो सबसे बड़ा वहाँ पे वोट जहाँ पे है 50 को अलग कर दीजिए, इसके बाद सारे उस रीजन में है। तो यहाँ पे बीजेपी ने ठीक है बहुत लॉसेज नहीं किया, वोट परसेंटेज को बचा के रखा, लेकिन जैसे जैसे वो जहाँ पे बहुसंख्यक सीटें हैं वहाँ पे जाकर अपनी स्थिति को कमजोर कर लिया है। प्रधानमंत्री ने ये सारे रीजन में जाकर, कोई रीजन ऐसा नहीं था जहाँ पे उन्होंने अपना रोड शो नहीं किया। आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ जेडीएस के गेस्ट बहुत देर से जुड़े हुए हैं और हम उनके पास जा नहीं पाए। इमरान पासा का मैं रुख करना चाहूंगी। जी न्यूज़।